नमस्कार दोस्तों, छलांग क्लासेस में आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में संविधान से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, संविधान बनने की प्रक्रिया और जो है संविधान सभा, किस तरह से संविधान सभा का निर्माण हुआ, कौन कौन से लोग संविधान सभा में कैसे कैसे आए और किस तरह से संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और फिर संविधान बना और कौन कौन सा चीज किस किस तिथि पे लागू हुआ और कौन कौन से लोग किस समितियों में शामिल थे, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा। उसके साथ ही हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्रस्तावना से रिलेटेड लगभग जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको देख लिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज संविधान को भाग 1 से देखना प्रारंभ करेंगे। तो संविधान का भाग 1 क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान का जो है, संविधान का भाग 1, भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है। भाग 1 सबसे पहले हम लोग जान लें कि संविधान, भारतीय संविधान के भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद शामिल हैं। तो चूंकि भाग पहला है तो अनुच्छेद भी 1 से शुरू होता है। अनुच्छेद 1, 2, 3 और अनुच्छेद 4। भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद शामिल हैं। तो आज हम लोग जो है उन चारों अनुच्छेदों के बारे में जो है विस्तार से पढ़ेंगे और इसके अलावा, इन अनुच्छेदों के अलावा जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ, किस तरह से हुआ, इन चीजों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो संविधान का जो है भाग 1, सबसे पहले संविधान के भाग 1 के चारों अनुच्छेदों को हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि जो है ये किन किन बारे में है, तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान का भाग 1 क्या कहता है। तो संविधान का भाग 1 में सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो है इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी कुछ दिन पहले विवाद में रहा, तो इसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कई बार पूछा जाता है, इस बात पे विवाद हुआ है कि जब ये कांग्रेस जो है अपनी एक गठबंधन बनाई, विपक्ष की एक बड़ी गठबंधन बनी और उसका नाम जो है इंडिया रखा गया, तो ऐसी स्थिति में एक विवाद छिड़ गया कि जो है भारत का नाम पहले भारत है या बाद में भारत है, ये बाद में इंडिया है कि पहले इंडिया है, या फिर भारत शब्द का प्रयोग पहले है या इंडिया शब्द का प्रयोग पहले है। तो इससे रिलेटेड एक सवाल जो कि बनाया जा सकता है भविष्य में, वो है कि क्वेश्चन में दे देगा कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 1 में कौन सा नाम जो है, कौन सा जो है नाम भारत के संविधान में जो है भारत के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो लाइन लिख देगा कि भारत दैट इज कॉल्ड इंडिया या इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। तो दोनों में कौन सही है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत का शब्द का प्रयोग हमारे संविधान के मूल प्रति में किया गया है। तो इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। इससे क्या मतलब है, तो राज्यों का संघ है यानी यूनियंस ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों से मिलकर बना है भारत। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत जो है, भारत का निर्माण किसी भी राज्य के जो है समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में जो भी राज्य हैं उन्हें भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अमेरिका के तरह यहाँ फेडरल ऑफ स्टेट नहीं है। भारत में जो भी राज्य शामिल हैं उन्हें भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार इस लाइन को ही जो है पूछ दिया जाता है कि इंडिया जो है, भारत जो है राज्यों का संघ है, राज्यों का परिसंघ है, राज्यों का जो है फेडरेशन है। तो भारत, इंडिया जो है भारत, वो राज्यों का संघ है। इसीलिए कई बार ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भारत जो है
विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके अंदर विभाजन तो हो सकता है, लेकिन भारत का विभाजन कभी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला अनुच्छेद जो ये भारतीय संविधान के भाग 1 का जो पहला अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। तो इस लाइन को हम लोग ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि इंडिया भारत का संघ है, इंडिया जो है भारत राज्यों का संघ है, उसे उस भारत से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, बशर्ते कि भारत का सांसद किसी राज्य को विभाज्य कर सकता है, किसी एक राज्य को 2 राज्यों में बांट सकता है। जैसा कि हम लोग अभी 2019 में देखे तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया, उसी तरह हम लोग बिहार बीपीएससी की एग्जाम देते हैं तो देखते हैं कि किस तरह जो है 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को जो है बिहार और झारखंड को अलग कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 1 यही कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, भारत में जो भी राज्य होंगे उनको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। तो आप अनुच्छेद 1 को इसी तरह याद रखेंगे कि इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसमें संघ के नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं पहले बताया कि राज्यों का संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यूनियन शब्द का प्रयोग 2 कारणों से किया गया। पहला कारण जैसा कि मैंने बताया, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, कोई समझौता नहीं है, किसी राज्य से यह समझौता नहीं किया गया है कि अगर भारत जो है उसके साथ कोई ऐसा चीज नहीं करेगा तो कोई राज्य अलग हो जाएगा। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं और इन चीजों से रिलेटेड कई बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। तो आप लोग इन चीजों को लाइन बाय लाइन याद रखें, समझने का प्रयास करें ताकि एग्जामिनेशन में ये गलतियां ना हो। एक एग्जामिनेशन में पूछ दिया गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है कि भारत राज्यों का जो है परिसंघ है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे राज्य क्षेत्र के बारे में देखते हैं। भारत का राज्य क्षेत्र क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। तो ये दोनों तो आप लोग आसानी से समझ लेंगे कि राज्यों का संघ है तो जो है भारत में टोटल 28 राज्य हैं और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा क्षेत्र जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, अगर वो भारत में आना चाहे या फिर भारत उसका अधिग्रहण करता है और वो भारत में शामिल हो जाता है तो वो भी भारत का जो है क्षेत्र माना जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग जो है अनुच्छेद 1 के बाद अनुच्छेद 2 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 जो कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र जो भारत का हिस्सा बनना चाहता है उसे भारत में शामिल किया जा सकता है। तो कोई भी राज्य, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अभी भारत का कोई पड़ोसी देश है और अगर वो चाहे कि मैं भारत का हिस्सा बनूंगा, तो ऐसी स्थिति में भारत का सांसद जो है एक जो है साधारण बहुमत के आधार पे जो है उसे अपने राज्य में भारत के अंतर्गत शामिल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जानने की ये होगी कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत अगर किसी राज्य को शामिल कर लिया गया तो शामिल होने के साथ ही उसे भारत से फिर से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
कि ऐसा नहीं है कि जैसा कि हम लोग देखे, मतलब जब हम लोग क्या कहते हैं संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 34वें और 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से 34वां और 35वां संशोधन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि 34वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को जो है पहले भारत का हिस्सा बनाया गया, और उसके बाद 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो जब 34वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 2 के तहत जो है सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया, उसी समय से ये चीज लागू हो जाता है कि अब सिक्किम को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। इसको आप लोग ध्यान में रख लेंगे कि भारत के अंदर किसी भी राज्य को भारत से बाहर जाने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर वो भारत के राज्य क्षेत्र में कोई जो भारत का राज्य क्षेत्र अभी नहीं है, वो क्षेत्र अगर भारत में शामिल होना चाहता है तो शामिल तो हो सकता है, लेकिन शामिल होने के बाद उसे भारत से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आर्टिकल 2 कहता है कि भारत जो है, आर्टिकल 2 कहता है कि भारत अपने संविधान में नॉर्मल जो है अधिनियम के तहत जो है संसद के माध्यम से भारत में शामिल कर सकता है। तो नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना, जो पहले से अस्तित्व में है, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति जो अस्तित्व में पहले से नहीं है। तो इन दोनों स्थितियों में जो है भारत अपने क्षेत्र में उसे शामिल कर सकता है। आर्टिकल 2 के तहत संबंधित आर्टिकल नोट अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों से संबंधित है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे सिक्किम 1975 में भारत का विलय हो गया। तो आर्टिकल 2 का मतलब समझ लेंगे कि भारत का क्षेत्र का जो है भारत के क्षेत्र के बाहर के हिस्से को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 3 को। तो आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 3 जो है भारत के अंदर जो राज्य हैं, भारत के अंदर जो भी राज्य हैं, वो चाहे बिहार हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, जो भी राज्य हैं, उनमें अगर सांसद चाहे तो जो है उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उनको 2 बराबर भागों में बांट सकता है, या फिर उनमें एक नया क्षेत्र जोड़ सकता है। तो ये सारा काम भारत के अंदर के क्षेत्रों का काम आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाता है। और ये सब जो किया जाता है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को हम लोग जैसा कि समझे। आर्टिकल 1 में तो हमने देखा कि भारत जो है भारत जिसके अंदर जो है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो नाम और क्षेत्रों का वर्णन किया गया है कि भारत, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, ये राज्यों का संघ होगा। इसके संघ क्षेत्र में जो है 28 राज्य अभी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और वैसे राज्य जिसके भारत द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, तो वो भारत के क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा। आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा कि जो है भारत जो है, भारत में अगर कोई व्यक्ति, कोई जो है बाहर का क्षेत्र अगर वो भारत में आना चाहे तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत भारत के संविधान में जो है संशोधन के माध्यम से, साधारण बहुमत से ये संशोधन होता है। ये संशोधन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आम संशोधन जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है, ये इसका हिस्सा नहीं है, इसे भी हम लोग आगे देखेंगे। खैर, तो एक साधारण बहुमत पारित करके संसद के द्वारा एक साधारण बहुमत को पारित करके किसी भी अन्य क्षेत्र को भारत में मिलाया जा सकता है। तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि सिक्किम को कैसे मिलाया गया। सिक्किम को जो है 1935 में जो है 1935 में भारत का हिस्सा बनाया गया, और 36 में जो है
35वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है भारत को, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो आर्टिकल 2 में यही ध्यान रखने की बात है कि संसद के द्वारा किसी भी बाहरी राज्य क्षेत्र को, किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिर ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि कोई भी बाहरी क्षेत्र जो अब भारत में शामिल हो चुका है उसे फिर से बाहर जाने का अधिकार नहीं होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग ने भारत की परिभाषा देखा तो मैंने कहा कि भारत जो है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। भारत के अंदर जो ये राज्य हैं इनमें विभाजन संभव है। अगर संसद चाहे तो किसी एक राज्य को, जो बड़ा राज्य है, उसको 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 6 भाग में तोड़ सकता है, उसे अलग अलग कर सकता है, चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो। जब भारत सरकार को लगेगा संसद को कि अब जो है किसी राज्य में का बड़ा हो जाने के कारण उसका राज्य व्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रहा है, उसमें शासन व्यवस्था नहीं चल पा रहा है ठीक से, तो उसके अंदर जो है बदलाव कर सकता है, उसके सीमा और क्षेत्र को काटा छाटा जा सकता है। लेकिन जो है लेकिन इसके जो है भारत के क्षेत्र को, ये जो बड़ा गोला है, ये जो भारत है, इसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव संसद नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके माध्यम से भारत को 2 हिस्से में बांट दे और इसका नाम भारत रख दे और इसका नाम कुछ और रख दे, तो ये संभव नहीं है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। भारत में विभाजन संभव नहीं है, भारत को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 2 को हम लोग देख लिए। फिर आर्टिकल 3 में हम लोग देखे यही कि भारत संसद चाहे तो किसी राज्य को विभाजित कर सकता है, किसी राज्य का नाम बदल सकता है, किसी राज्य को 2 भागों में बांट सकता है, या फिर प्रशासनिक दृष्टि से उसे लगे कि कोई राज्य बहुत छोटा है और उसका क्षेत्र बहुत कम है तो 2 राज्यों को एक साथ मिला भी सकता है। तो इन चीजों को भी हम लोग आर्टिकल 3 के तहत ध्यान रखेंगे। वहीं आर्टिकल 4 में यह कहा गया कि कोई भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो साधारण बहुमत से जो है संशोधन होगा, वो जो है साधारण बहुमत से जो संशोधन होगा उस संशोधन को नॉर्मल संविधान संशोधन यानी 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है, आर्टिकल 368 के तहत, उसे संविधान संशोधन, नॉर्मल संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो वहीं हम लोग देखते हैं आर्टिकल 3 क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यह अनुच्छेद संसद को भारत के आंतरिक पुनर्गठन की शक्ति देता है। संसद साधारण बहुमत से निम्नलिखित कार्यों को कर सकती है। पहला, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्य बनाना, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना। उदाहरण के तौर पे हम लोग जैसे देखते हैं कि उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया। तो आर्टिकल 3 के तहत भारत के अंदर के क्षेत्रों में जो है नाम, क्षेत्र आदि का बदलाव किया जा सकता है। वहीं हम लोग आर्टिकल 4 देखते हैं। तो आर्टिकल 4 के तहत कहा गया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून जो है कोई भी जो कानून बनाया जाएगा उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी कार्य किया जाता है, संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है, वो एक साधारण बहुमत से उपस्थित और जो है चुनाव में हिस्सा लेने वाले, उस समय जो मतदान करने वाले लोगों का जो है ½ मान लीजिए कि जिस दिन सिक्किम को भारत में शामिल किया गया होगा तो आर्टिकल 2 के तहत शामिल किया गया होगा और सिक्किम को अंदर लाने के लिए एक संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा गया होगा।
और इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ होगा, तो मान लीजिए कि अगर उस दिन संविधान सभा में संविधान सभा कह रहे हैं, संसद में मान लीजिए कि 300 लोग उपस्थित थे और मतदान किए, तो 300 उपस्थित लोगों में जो है उसका आधा, यानी 300 का आधा 150 और प्लस 1 लोगों के बहुमत से जो है वो संविधान पारित हो जाता है आर्टिकल 2 के अंतर्गत। वहीं आर्टिकल 3 से रिलेटेड कुछ चीजों को हम ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि आर्टिकल 2 से रिलेटेड जब कोई संविधान संशोधन होता है, जब जो कि साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होता है लेकिन उसे संसद के पटल पे लाया जाता है, तो इसके लिए एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। राष्ट्रपति को जो है उसको विधेयक को लाने के लिए, जैसे कि बिहार को जब झारखंड से अलग किया गया होगा 2020 में, तो उससे पहले संविधान के पटल पे जो है बिहार विभाजन का जो प्रस्ताव लाया गया होगा, जो अधिनियम लाया गया होगा, वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के लाया गया होगा। राष्ट्रपति को पहले बताया गया होगा कि संसद ये करने जा रही है। और इसके साथ ही हम लोग ध्यान रखेंगे कि उसकी जानकारी जो है राज्य विधानसभा को भी होना चाहिए, जिस राज्य के बारे में ये विधेयक लाया जा रहा है। कि मान लीजिए कि 2020 में 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग किया जाना था, तो बिहार से झारखंड को अलग किए जाने के लिए प्रस्ताव लाया गया होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए भेजा गया होगा। उसके बाद वो प्रस्ताव जो है बिहार विधानसभा को भेजा जाना आवश्यक है, जो उस राज्य से रिलेटेड है। उस राज्य से रिलेटेड विधानसभा को इसकी अनुमति देना आवश्यक है। विधानमंडल में विचार के लिए भेजा जाता है कि मैं अब बिहार को 2 भागों में, संसद बताती है कि अब बिहार को 2 भागों में बांटने की स्थिति बन चुकी है और ऐसा प्रस्ताव अब संसद में लाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या किया जाता है कि ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव बिहार विधानमंडल में आएगा। अब बिहार विधानमंडल उस पर विचार करेगी। बिहार विधानमंडल विचार करके अपना विचार का जो है प्रस्तुत करेगी और सांसद उसको देखेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिहार विधानसभा चाहे उस बात को माने या ना माने, उसके लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए कि बिहार विधानसभा को विभाजित करने का प्रस्ताव लाया गया और बिहार विधानसभा को विभाजित करने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन बिहार को उस समय ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया। बिहार विधानमंडल के जो है तमाम लोग इसका विरोध किए कि नहीं, बिहार का विभाजन नहीं होना चाहिए, और उन्होंने लिख के दिया सांसद को कि बिहार विभाजन के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में भी सांसद जो है विधानसभा की विधानमंडल के विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि ये एक जानकारी मात्र है। तो पूर्ण रूपेण जो है, कई बार अगर हम लोग इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो ये सत्तारूढ़ सरकार के ऊपर पूर्ण निर्भर है कि किसी राज्य को कितना क्या करना है। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं, उदाहरण के लिए शायद आप लोग समझ जाए, अभी राष्ट्रपति नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा इसमें पहला है कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जो है संसद में जो है प्रस्ताव को पेश करने से पहले राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है। और हम लोग वहीं राष्ट्रपति को जब पढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पे कार्य करेगी। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पे कार्य करेगी। तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पे कार्य करेगी। तो ऐसे में जब राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव जाएगा तो राष्ट्रपति इसको भी विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद का सलाह लेगा। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद का सलाह लेगा तो हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है विधायिका और कार्यपालिका एक ही है। जो लोग संसद में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MP हैं, वही लोग जो है मंत्री परिषद में हैं। क्योंकि जो लोग संसद बन के गए, यहाँ से चुना के गए, वही लोग तो बैठे हुए हैं वहाँ कार्यपालिका में भी, वही लोग मंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के जो है सलाह पे कार्य करेगी।
और जब सत्तारूढ़ सरकार जब किसी राज्य को अलग करना चाह रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि सत्तारूढ़ सरकार किसी राज्य को अलग करना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी मंत्री होंगे वो सत्तारूढ़ सरकार के ही होंगे। तो सत्तारूढ़ सरकार के मंत्री राज्य ये क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को ये सिफारिश जैसे ही जाएगा वो उसे मानने के लिए कहेंगे, राष्ट्रपति उसके बाद मानने के लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद का सलाह मानना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पाते हैं कि जब अगर क्या कहते हैं सत्तारूढ़ सरकार चाह लेगी तो किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है, उसका क्षेत्र बदला जा सकता है। और इन चीजों को जब हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो ध्यान से समझ जाएंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि राज्य विधानमंडल का सलाह भले ही उनसे पूछा जाता है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ये मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए कि बस उनको ढांढस दिलाने के लिए कई बार जो है हम लोग देखते हैं कि गांव में कुछ लोग जो है रूसने वाले होते हैं, तो उनसे जो है कई बार ये जानते हुए भी जिनके यहाँ भोज हो रहा होता है कि इस आदमी से कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी उससे पूछ लिया जाता है एक बार कि वो रूस ना जाए, लेकिन करता वही है जो उसके मन में होता है। तो वही है कि सांसद जो है ये ध्यान रखती है कि एक बार राज्य को पूछ लिया जाए, चाहे राज्य की अनुमति हो या ना हो, उससे कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग आर्टिकल 1, 2 और आर्टिकल 3 को देखें, वहीं आर्टिकल 4 को भी हम लोग देख लिए। आर्टिकल 4 क्या बोला? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए अनुच्छेद जो है तहत बनाए गए कानून जो है नॉर्मली जो कानून अनुच्छेद 368 के तहत बनाए जाते हैं उनसे अलग है। 368 के तहत बनाए गए कानून से जो है अलग है, उसको संविधान संशोधन नॉर्मली नहीं माना जाएगा। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग जब आगे देखने से पहले, राज्य पुनर्गठन देखने से पहले एक बार हम लोग पूरे तरीके से आर्टिकल 1, 2, 3 और आर्टिकल 4 को ध्यान से समझ लेते हैं। अगर अभी तक आपको किसी चीज को समझने की में दिक्कत हुई तो इसको उदाहरण के तरह समझ लेते हैं कि हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि आपका एक घर है, आप किसी मतलब गांव में एक घर में रहते हैं, तो आप उस घर को भारत मान लीजिए। तो आर्टिकल 1 कहता है कि ये जो मेरा घर है इसका नाम होगा भारत, इंडिया, दैट इज कॉल्ड भारत। इंडिया यानी कि जो है 2 नाम, भारत के आधिकारिक रूप से 2 नाम है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है आपको दिखेगा कि भारत में का नाम किसी से पूछिएगा तो 4-5 नाम बता देते हैं कि भारत, इंडिया, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और भी ढेर सारे नाम हैं। तो हम लोग ध्यान देंगे कि भारत का ऐसे नॉर्मली तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से दुनिया के नजर में और राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से हमारे संविधान में भारत के मात्र 2 नाम का उल्लेख किया गया है, वो है इंडिया और भारत। इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। कई बार ये भी पूछ देगा कि भारत के कुल कितने नाम हैं, भारत के संविधान में कितने नामों का उल्लेख किया गया है, तो सिर्फ 2, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ये सब नामों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि आर्टिकल 1 जो है, मान लीजिए कि आपका कोई घर है, मान लीजिए ये आपका घर है और इसका नाम है भारत, और इसमें 28 कमरे हैं, 28 कमरे हैं। तो ये जो है कमरे, 28 कमरे, और मान लीजिए कि 8 और छोटे छोटे कमरे हैं। तो ये जो 28 कमरे यानी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अच्छा थोड़ी इतना छोटा में लिखने में नहीं हो पा रहा है, खैर कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझ। तो खैर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो मान लीजिए कि भारत है, उसका नाम दिया गया है कि ये जो 28 राज्य, 28 कमरे और जो छोटे छोटे कमरे 8 हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको मिला के जो ये जगह है, इतना जगह,
इसका नाम भारत होगा और इंडिया होगा। सबसे पहला आर्टिकल 1 यही कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि जो है ये जो बना हुआ है घर, ये जो घर है इसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जो है इसका नाम होगा भारत और इंडिया। फिर और क्या कहता है इसमें, ये राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब आप समझिए कि इसका कहने का मतलब है कि भारत के अंदर जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे जो है रूम और बड़ा कमरा और छोटा कमरा के रूप में दिखाया है, तो ये जो इसके अंदर हैं, इस गोले के अंदर जो भी हैं, इस गोले के अंदर जो भी शामिल हो गए हैं, इन्हें अब इस गोले से बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। राज्यों का संघ होगा। ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये अगर भारत में है तो ये राज्य भारत के हैं और ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके साथ समझौता किया गया है कि बिहार को कल के डेट में केंद्र सरकार के द्वारा फला चीज नहीं मिलेगा तो बिहार अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में यही कहा गया है। और आर्टिकल 1 के अंदर के एक परिभाषा को जो संविधान में नहीं लिखा गया और कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 1 के अंतर्गत ये कहा गया कि भारत जो है विभाज्य राज्यों का, ये जो गोला बना है ये इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मिलके बना है। ये जो है विभाज्य हैं, लेकिन ये जो बड़ा सा गोला बना है जो भारत है वो अविभाज्य है। उसे किसी भी सूरत में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये आर्टिकल 1 कहता है हमें। तो आर्टिकल 1 को हम लोग समझ लिए। वहीं आर्टिकल 2 देखते हैं। तो आर्टिकल 2 को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका घर है। आर्टिकल 2 कहता है कि ये आपके बगल में कोई पड़ोसी है और इसे लगता है कि अब मैं स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाऊंगा, मुझे जो है अपनी शासन व्यवस्था ठीक से चलानी नहीं आ रही है, बार बार अर्थव्यवस्था मेरा ठीक नहीं चल रहा है, बार बार विद्रोह हो रहा है, देश में भूखमरी है, आदि आदि चीजों की समस्या है। तो वो भारत के संसद से अपील कर सकता है कि क्या मैं भारत में आ जाऊं, या फिर मान लीजिए कि यहां कोई क्षेत्र है वो भारत का हिस्सा अभी नहीं है, लेकिन भारत को लगता है कि ये मेरा हिस्सा बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारत जो है संसद में आर्टिकल 2 के तहत इस हिस्से को अपने हिस्से में शामिल कर सकता है। यानी कि किसी बाहरी क्षेत्र को भी आप अपने घर में शामिल कर लेंगे और शामिल करेंगे जो है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत को मैंने समझा दिया। और साथ ही साथ शामिल होने के साथ ही उस क्षेत्र पे ये शर्त लागू हो जाएगा कि वो अब विभाज्य राज्य तो है लेकिन वो अब अविभाज्य संघ में है, यानी कि वो अब इस गोले का हिस्सा हो गया। यानी कि अब उसे किसी भी सूरत में इस गोले से बाहर जाने का अधिकार नहीं होगा। इन चीजों का भी हम लोग ख्याल रखेंगे। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि जो ये भारत है, ये जो गोला है, इसके अंदर जब संसद चाहे, उन्हें लगे कि मान लीजिए ये बिहार है और ये बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर जो है बिहार की जो वर्तमान सरकार है वो ठीक से सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, या फिर भाषाई विद्रोह है, या फिर जैसे बिहार को अलग किया गया कि बिहार के एक तरफ तो बहुत सारी जातियां और एक तरफ जो है जनजातियां, तो और खनिज से भरा हुआ जगह, तो इन सब चीजों को देख के बिहार को 2 भाग में बांट दिया गया। तो ये संसद के द्वारा किया गया आर्टिकल 3 के तहत। अब मान लीजिए उड़ीसा है, उड़ीसा का नाम पहले उड़ीसा था, अब ओडिशा कर दिया गया। तो ये नाम चेंज करना, क्षेत्र को 2 भागों में बांटना,
तेलंगाना को भाषाई आधार पे जो है एक नए राज्य का दर्जा मिल गया 2019 में। लेटेस्ट तो हम लोग तेलंगाना को ही देखते हैं। तो इन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास किए। तो आर्टिकल 3 हम लोग समझ गए। ये दोनों जो है संविधान में जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, और साधारण बहुमत से जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो संविधान, जब साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि साधारण बहुमत से ये दोनों पास हो जाएगा तो आर्टिकल 4 कहता है कि इन दोनों में हुआ संशोधन जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 2 से रिलेटेड एक बात और देख लेंगे ध्यान से कि अभी जो है कुछ दिन पहले हम लोग देखते हैं कि ये भारत के जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ राज्य क्षेत्रों का अदला बदली हुआ, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी इसको रहने देते हैं। खैर, आगे हम लोग अनुच्छेद 3 देख लिया, अनुच्छेद 4 को देख लिया, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को देख लिया। अब आते हैं हम लोग कि भारत में ये जो 28 राज्य है, क्या जब भारत का निर्माण हुआ, जब भारत आजाद हुआ, तो क्या पहले दिन से भारत में 28 राज्य और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि भारत में जब भारत का निर्माण हुआ तो भारत अनेक भागों में बटा हुआ था। उस समय भारत में कम से कम 500 क्षेत्रीय राज्य थे। हम लोग देखते हैं कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उससे पहले जो है अंग्रेज जब भारत छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इन 500 से अधिक जो राजे रजवाड़े हैं, इनमें से जो लोग जो है भारत में रहना चाहता है वो भारत में रहे, जो लोग पाकिस्तान में जो क्षेत्र पाकिस्तान में जाना चाहता है पाकिस्तान चला जाए, और जो लोग स्वतंत्र रहना चाहता है वो लोग स्वतंत्र रहे। तो इसके बारे में जब बात हुई तो जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बड़ा प्रयास किया गया, बहुत ही बड़ा प्रयास किया गया इनके द्वारा, पटेल जी के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनके द्वारा जो है भारत को एकजुट करने का एक बहुत ही जो है बड़ा प्रयास था ये, जिसके माध्यम से जो है कहते हैं पटेल जी तमाम साम दाम दंड भेद को लगा के जो है भारत को एक किए। क्योंकि जो 500 राजे रजवाड़े थे उसमें से बहुत सारे राजाओं के अंदर ये लालसा जग गई, ऐसा लगने लगा उन्हें कि अगर मैं जो है एक स्वतंत्र राज्य बन जाता हूँ, स्वतंत्र रहता हूँ भारत से, तो मैं इसी तरह राज करता रहूंगा, राजा रहूंगा और बाकी लोग मेरे प्रजा रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए सरदार पटेल जी ने जो है बहुत सारा चुनौतियों को सामना करते हुए उन्होंने भारत को एक बंधन में बांधने का प्रयास किया। इसको हम लोग हालांकि यहीं पे बात कर लिया जाए, नहीं, इसको हम लोग इतिहास में देखेंगे। आज़ादी के बाद का इतिहास हम लोग जब देखेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार जो है सरदार पटेल जी कश्मीर को मिलाते हैं, किस प्रकार हैदराबाद को मिलाते हैं भारत में। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हालांकि ये पॉलिटी का हिस्सा नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में भी इतिहास में अच्छे से बात करेंगे। इतिहास का क्लास जो है कल ही होने वाला है। कल कर्नाटक का युद्ध हम लोग देखेंगे। बिहार से रिलेटेड जो है बिहार स्पेशल का भी क्लास चल रहा है इसी चैनल पे, और जो है इतिहास को लेके अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, शायद तीसरा क्लास चल रहा है। हम लोग यूरोपियों का आगमन पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग यूरोपियों के आगमन में यूरोपियों के द्वारा जो संघर्ष है, भारत और फ्रांसीसी के बीच जो संघर्ष चल रहा है, कर्नाटक युद्ध जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध को कल के क्लास में देखेंगे। और जैसे ही भारत आजाद हो जाता है तो हम पटेल जी से रिलेटेड इन चीजों को भी देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर राज्य जो थे,
जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय और गणतंत्र हुआ उस समय इतने राज्य नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में बात चल रही थी कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पे किया जाए। तो भारत में जो है राज्यों का गठन किस आधार पे किया जाए, इस चीज को लेके एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा था और कई जगहों पे ये बात शुरू हो चुकी थी कि राज्यों का गठन जो है भाषाओं के आधार पे किया जाए और भाषा के आधार पे राज्य बनेगा, और कई जगह इससे रिलेटेड आंदोलन भी शुरू हो गया था। सबसे पहले जो है धर आयोग बनाया गया 1948 में। धर आयोग का जो है रिपोर्ट आया दिसंबर 1948 में, और एसके धर की अध्यक्षता में जो है भाषाई प्रांत को बनाने को लेके जो है ये गठन किया गया ये समिति। और अंतिम में जब 1948 के दिसंबर में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो रिपोर्ट में धर आयोग ने कहा कि जो है भारत में अभी भाषाई आधार पर राज्य को बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर भाषाई आधार पर राज्य बनाया जाएगा तो इससे बहुत दिक्कत आ सकती है। तो धर आयोग ने सलाह दिया कि भारत में जो है राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पे होना चाहिए, हाँ, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। तो 1948 में जैसे ही भाषाई आधार पे जो है राज्यों का गठन नहीं होगा, धर आयोग का ये रिपोर्ट आया और ये रिपोर्ट कह रहा था कि राज्यों का गठन जो है प्रशासन के आधार पे, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। तो मतलब धर आयोग का कहना था कि अगर कोई राज्य बनाएंगे तो देखेंगे कि क्या जो है जो राज्य का सीमा हम लोग तय कर रहे हैं उस राज्य के सीमा के भीतर प्रशासनिक आधार पे जो है सब चीज ठीक ठाक चलाने के लिए राज्य सरकार सक्षम होगी। जितना क्षेत्र में उतना क्षेत्र को एक राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये प्रशासनिक आधार पे राज्य के मांग को लेके जो है वो तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि भारत में जो है भाषाई आधार पे राज्य का मांग खास करके दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा ज्यादातर किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में राज्य के पुनर्गठन की मांग को लेके जेवीपी कमेटी यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तीन लोगों की एक कमेटी बनी और इन तीन लोगों ने 1948 में ही जो है राज्यों के पुनर्गठन को लेके कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो इन्होंने भी अपनी सिफारिश की प्रस्तुत की। तो इन लोगों ने कहा कि जो है भाषा के आधार पर राज्य का होना ठीक ही है। तो ठीक मतलब भाषा के आधार पे इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे राज्य का होना औपचारिक रूप से ठीक नहीं है। तो इन लोगों ने भी लगभग इन चीजों को अस्वीकार कर दिया। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही इन चीजों को स्वीकार कर दिया गया कि भाषा के आधार पे जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, तो हम लोग देखते हैं कि पोट्टी श्री रामुलु 56 दिन का जो है भूख हड़ताल करते हैं और हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो है उस समय के वर्तमान मद्रास के थे, तो वो चाह रहे थे कि मद्रास को विभाजित करके एक राज्य बनाया जाए आंध्र प्रदेश, और वो भाषा के आधार पे बने। तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार को सबसे पहला राज्य 1953 में बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, तो इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि भाषाई आधार पे सबसे पहला राज्य कब बना, तो 1953 में, जब जेवीपी समिति यानी कि जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल की टीम बैठी और उन्होंने औपचारिक रूप से ये मानने के लिए अस्वीकार कर दिया। उन्हें भी लगा कि भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं और इतनी सारी भाषाओं के आधार पे अगर राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू हो जाए, तो हम ही लोग देखते हैं कि अगर बिहार में ऐसा कहा जाए कि भाषाओं के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन होगा, तो बिहार में ही मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, मगही, इतनी सारी भाषाएं हैं और इतना सारा राज्य बनाना संभव नहीं है।
तो इन सब चीजों को देखते हुए ये सारी बातें हुई और फिर जो है फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ और फजल अली आयोग के 3 सदस्य थे। फजल अली जो कि अध्यक्ष थे, के.एम. पनिक्कर जी थे और एच.एन. कुंजरू जी थे। इन तीनों लोगों की जो है समिति बनी और इन तीनों लोगों को मिलाकर जो समिति बनी उसमें जो रिपोर्ट तैयार हुआ वो रिपोर्ट जो है भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन के मांग को स्वीकार कर लिया। तो हम लोग देखते हैं, अगर पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पे सबसे पहला राज्य कौन बना, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि भाषाई आधार पे सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनता है। जब आंध्र प्रदेश जो है उस समय के वर्तमान राज्य जो है मद्रास राज्य में एक तेलुगु भाषी आंदोलन होता है और उस आंदोलन में पोट्टी श्रीरामुलु जी का जब निधन हो जाता है 56 दिन के जो है अनशन के बाद, तो जो है फजल अली आयोग का गठन होता है और फजल अली आयोग 1953 में बैठती है और 1955 में अपना जो है फजल अली आयोग अपना रिपोर्ट 1955 में दे देती है। तो 1955 में फजल अली आयोग के द्वारा रिपोर्ट देने के बाद भारत में कुल हम लोग देखते हैं कि 14 राज्य और जो है 3 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। और पुराने जो राज्य के नियम थे ABCD के आधार पर राज्य बनाना कि ये राज्य प्रशासनिक आधार पर ठीक होगा तो ये राज्य के अंतर्गत आ गया, ये राज्य होना चाहिए, भाषा का कोई प्रभाव नहीं था। तो इन चीजों को जो है इस कमेटी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। साथ ही साथ फजल अली आयोग ने एक बात और कही कि एक भाषा एक राज्य का समर्थन मेरी समिति नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक भाषा के आधार पर एक राज्य होने जैसी जो है प्रक्रिया शुरू हो जाए मेरे कमेटी के कारण। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जो है एक राज्य एक भाषा का जो है एक राज्य एक भाषा का जो है कॉन्सेप्ट नहीं स्वीकारता हूं, लेकिन अगर कोई बहुत बृहद क्षेत्र जो एक ही तरह के भाषा जानने वाले लोगों से मिलकर बना हुआ है तो वैसे क्षेत्र को एक राज्य में परिवर्तित कर देना गलत फैसला नहीं होगा, ना कि छोटे छोटे क्षेत्रों के आधार पे कि कुछ लोग जो है मगही बोल रहे हैं तो बिहार को मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका इन आधार पे बदलते चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक राज्य एक भाषा के आधार पे नहीं बल्कि एक बृहद राज्य में अगर कोई एक ही भाषा का प्रयोग हो रहा है तो उस क्षेत्र को मैं राज्य बनाने की अनुमति मेरी कमेटी के द्वारा प्रदान की जाती है। और इस आधार पे 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। 7वां संविधान संशोधन हम लोग देखेंगे जब संविधान संशोधन को पढ़ेंगे कि 7वां संविधान संशोधन क्या है और संविधान संशोधन क्या होता है, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो 1 नवंबर 1956 को जो है भारत का 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। आजादी के समय, अच्छा ये तो लिखा हुआ, ये देख लीजिए। आजादी के समय भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से अधिकांश विलय हो गया, लेकिन कुछ राज्यों की कहानी अलग थी। प्रमुख रियासतों का विलय 1947 से 48 के बीच। सबसे पहले हमने पहले भी कहा था कि जम्मू कश्मीर 1947 में राजा हरि सिंह जो है इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पे हस्ताक्षर के माध्यम से जो है भारत में मिलाया गया, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ऐसी स्थिति बन गई थी कि जल्दी से अगर विलय पत्र पे साइन नहीं करते राजा हरि सिंह तो कश्मीर पे जो है पाकिस्तान कब्जा करने वाला था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जूनागढ़ भी जो है भारत में
भारत के अंदर रहना नहीं स्वीकार रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो है इसके जो है नवाब, जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान भाग गया कि भारत में उन्हें जो है शामिल करने का दबाव उन पर नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो पाकिस्तान चले गए, और जब वो पाकिस्तान चले गए तो जो है जनमत संग्रह के माध्यम से जो है जनता से पूछकर, यानी जनमत संग्रह होता है कि किसी भी राज्य को अगर अपने अंदर शामिल करना है तो उसके अंदर जितने भी जनता रहने वाले हैं उनसे जो है ये पूछ लेना कि वो किधर जाना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह के माध्यम से ज्यादातर जनता का ये मानना था कि वो भारत में रहना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में जो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से फरवरी में जो है शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हैदराबाद को। तो हैदराबाद को जो है पुलिस कार्रवाई के माध्यम से अंतिम तक जो है हैदराबाद भारत में शामिल होना नहीं मानता है, तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से ऑपरेशन पोलो के तहत जो है भारत में शामिल कर लिया जाता है। तो इन्हें भी हम लोग याद रखेंगे सितंबर 1948 में। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि बाहरी क्षेत्र में प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत किनको किनको शामिल किया गया। तो देखते हैं दादरा और नगर हवेली को 1954 में पुर्तगालियों से मुक्त करा के, और गोवा को भी ऑपरेशन विजय के तहत जो है पुर्तगालियों से मुक्त करा के 1961 में। तो ये हम लोग इतिहास का हिस्सा देखेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे अंतिम में भारत से गए 1961 में, जबकि वो आए थे 1498 में। सबसे पहले आए और सबसे अंतिम में 1961 में उन्हें भारत से भगाना पड़ा और तब गए। वहीं देखते हैं पांडिचेरी जो है, जहां फ्रांसीसी था अपना कब्जा जमाए, तो फ्रांसीसी से जो है समझौते के माध्यम से जो है इसे मिलाया गया। सिक्किम को मैंने बताया कि संविधान के संशोधन 34 और 34 के तहत इसे भारत में मिलाया गया, और 35 के तहत जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अच्छा सॉरी, 35 और 36 के तहत, 35 और 36 के तहत चेक कर लो। पहले संविधान संशोधन 36 में संविधान संशोधन के द्वारा, अच्छा 35 और 36, 35 के संविधान संशोधन के 35वें संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया, और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है, अच्छा कंफ्यूजन इसलिए हो गया कि 74, 75 और 35, 36, तो 74 में मिलाया गया 1974 में 35वें संविधान संशोधन के तहत, 1935वां संविधान संशोधन के तहत, सॉरी 35वां संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया, और 1975 में जो है 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यही थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वहीं अब हम लोग जो है देखते हैं कि कौन सा राज्य कब भारत में कौन सा राज्य का निर्माण भारत में कब हुआ। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ऊपर जितना भी चीज है उससे रिलेटेड कथन कारण वाले सवाल बनते हैं, और कई एग्जामिनेशन में कथन कारण के सवाल पूछने से बचने के लिए जो है अब इससे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो ये रहा ट्रिक। अगर आप लोग चाहें तो इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं इसको। तो ये ट्रिक है, आप लोग देख लीजिए। हालांकि मैं ट्रिक पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग देख लेंगे कि आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र को 1960 में मिलाया गया, गुजरात को भी 1960 में, सॉरी मिलाया नहीं गया, बनाया गया। फिर नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972 में, मणिपुर भी 1972 में, और त्रिपुरा भी, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा एक ही वर्ष बनाया गया। वहीं हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र गुजरात को एक ही साल 1960 में, वहीं 1963 में देखते हैं नागालैंड और हरियाणा को बनाया गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हम लोग देखते हैं 1975 में सिक्किम, 1975 में सिक्किम, 1987 में मिजोरम, 1987 में ही फिर देखते हैं गोवा,
उसके बाद 1987 में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद 2000 ईस्वी में देखते हैं 3 राज्य को मिलाया गया। 3 राज्य में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड बना। वही देखते हैं तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना। तो उसके लिए एक ट्रिक है ऊपर, इसे आप लोग ध्यान रखें और इसके माध्यम से याद करने का प्रयास करें। तो इसे भी आप लोग देख लीजिए, मैं इसे आराम से स्क्रॉल कर देता हूं। आप लोगों को अगर लिखना होगा ट्रिक सहित ये, तो आप लोग इसे रोक के उतार लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 1960 में मैंने कहा महाराष्ट्र और गुजरात बना, तो ये बंबई का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। 1972 में एमएमटी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1987 में 3 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 2000 में भी 3 राज्य नवंबर में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को बनाया गया। तो इसे हम लोगों ने इस तरह से संविधान के भाग 1 को पूरी तरह से देख लिया है। अब उससे रिलेटेड जो भी हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं, हम लोग इन सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि कितने का जवाब हम लोगों से हो पाता है। तो इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम है। तीसरा स्टेटमेंट है किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसे पूर्ण रूप से आर्टिकल 1 का परिभाषा इसमें है। तो भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संघ को राज्यों के बीच हुए भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम है। तो इसको मैंने बताया कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। वहीं राज्य को किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग आंसर देखते हैं क्या होगा, 1 और 3। तो 1 और 3 सी में, तो आपका सी आंसर होगा। वहीं देखते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में सत्य कथन चुने। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। तो आपने क्या पढ़ा? हमने बताया कि आर्टिकल 2 के तहत बाहरी क्षेत्र को भारत में लाने की बात की गई है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों का नाम, सीमा और नए राज्य के निर्माण से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। वहीं तीसरा नंबर देखते हैं राज्यों के पुनर्गठन आयोग 1953 के बारे में क्या सही है? इसके अध्यक्ष फजल अली थे, तो बिल्कुल फजल अली आयोग के नाम ही दिया गया है। इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकारा। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य को तो स्वीकारा, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता हूं। तो इसको आप लोग काट देंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको अभी वर्तमान समय में चल रहे एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल का निर्माण किया हूं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखें। वहीं क्या कहते हैं, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर इसके अन्य सदस्य थे। तो हाँ, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर इसके 2 और सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। तो कथन 1 और कथन 3 बिल्कुल सही है, तो इसका जवाब सी होगा। वहीं चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सांसद द्वारा किसी राज्य की सीमा परिवर्तन के संदर्भ में सही कथन को चुने। इसके लिए संबंधित राज्य से पूर्व सहमति अनिवार्य है, बिल्कुल सहमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। राज्यों की पूर्व सहमति अनिवार्य है, सहमति अनिवार्य नहीं है, सहमति अनिवार्य नहीं है। राज्यों को बताना जरूरी है, राज्य चाहे उस बात को माने या ना माने,
ये राज्य के ऊपर है, लेकिन अगर संसद चाहेगी तो इसमें संशोधन कर सकती है। तो इसका आंसर केवल 2 होना चाहिए, केवल 2। आंसर इसका बी होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं 5वां, सिक्किम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 द्वारा इसे सह राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका आंसर सी होगा। आगे हम लोग देखते हैं मिलान करो का सवाल है। मिलान करो 6 नंबर। तो धर आयोग कब बना? धर आयोग कब बना? तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं, ए बी सी और डी। ए में है धर आयोग कब बना, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1953 में। बी में है जेबीपी समिति कब बना? जेबीपी समिति 1948 में। 1948 में तो 1948 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग भी 1948 में। 1948 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। तो इसको देखने के बाद हम लोग मिला लेते हैं। ए का एक इसमें से किसका है? बी। तो हम लोग बी मार देते हैं। हालांकि इसको अगर ध्यान से बनाया जाए तो पूरा आप लोग बना लीजिएगा अपने कॉपी पर, लेकिन पहले ही ऑप्शन से हमें समझ में आ गया ए का एक, और ए का एक मात्र एक ही ऑप्शन है, क्योंकि धर आयोग 1953 में और राज्य पुनर्गठन आयोग डी का 4 1956 में बनाया गया। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित राज्यों को उसके स्थापना वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो हम लोग देखते हैं इसको कि सिक्किम का स्थापना कब होता है? सिक्किम डी 3 1975, डी का 3 1975 सिक्किम। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि जो है हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? नागालैंड और मेघालय। इसको मैं आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा। हालांकि आंसर ए होगा, क्योंकि सिक्किम 1975 में बना 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इसे हम लोगों ने देख लिया। बी का एक नागालैंड 1963 में। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर ए होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों और उनके पुनर्गठन का वर्ष मिलाएं। दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, दमन एवं द्वीप और पौंडीचेरी। तो सबसे अंतिम में जो है यही गोवा गए। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसका आंसर हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं 9वां नंबर, संसद अनुच्छेद 2 के तहत किसी राज्य को संघ में शामिल कर सकती है? किसी नए राज्य को संघ में शामिल कर सकते, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम सीमा बदलने वाला विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही बताया कि किसी राज्य का सीमा और जो है उसका क्षेत्र और नाम अगर बदलना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है संसद को। आगे हम लोग मिलान करो देखते हैं।